सिविल सेवा परीक्षा की तैयारी कर रहे मेरे प्यारे नौजवान साथियों, नमस्कार। फ्रेंड्स, इससे ठीक अपने पहले के निबंध विषयक लेक्चर में मैंने निबंध के महत्व के बारे में आप सबको बताने की कोशिश की थी, ताकि निबंध के बारे में आपकी जो दृष्टि है वह थोड़ी गंभीर हो जाए। क्योंकि मुझे ऐसा लगता है कि जब तक आप किसी भी विषय को, चाहे वो कितना भी आसान हो, कितना भी कठिन क्यों ना हो, गंभीरता से नहीं लेंगे, तब तक उसके बारे में जो बातें बताई जाएंगी वे आपके अंदर नहीं उतरेंगी। और जब तक कोई बात आपके अंदर उतरेगी नहीं, तब तक आपसे वो कुछ करवा भी नहीं पाएगी। तो मुझे पूरा विश्वास है कि निबंध का जो महत्व है सिविल सर्वेंट बनने में, वह आपके अंदर निश्चित रूप से उतर गई होगी। अब मैं आपसे निबंध कैसे लिखेंगे, इनके जो अलग अलग आयाम हैं, जो अलग अलग चरण हैं, उनके बारे में बात करने जा रहा हूं। मैं आपसे अपनी बात नहीं कर रहा हूं, तो फिर मैं किसकी बात कर रहा हूं? मैं किसी कोचिंग इंस्टीट्यूट की भी बात नहीं कर रहा हूं। मैं किसी सफल हुए स्टूडेंट की भी बात नहीं कर रहा हूं, जिसे हम सब आईएएस टॉपर्स कहते हैं। मैं उनकी भी बात नहीं कर रहा हूं। मैं सबसे पहले बात कर रहा हूं यूपीएससी की, यूनियन पब्लिक सर्विस कमीशन की, जो आईएएस बनने संबंधी आपकी परीक्षाएं लेता है, जो बकायदे जब आपकी परीक्षा ले लेता है तो आपकी कॉपियों को जचवाता है, जचवाने के बाद आपका रिजल्ट तैयार करता है, उसे घोषित करता है। यानी कि यूपीएससी की मैं बात कर रहा हूं। सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट ये है, देखिए, यूपीएससी का जो सिलेबस है वो बहुत क्लियर नहीं है, लेकिन उसने तैयारी के लिए जो निर्देश दिए हुए हैं वे बहुत क्लियर हैं। और मुझे ऐसा लगता है कि जब तक हम उन निर्देशों को पढ़ करके और अच्छी तरह समझेंगे नहीं, तब तक हम इस बात को नहीं समझ पाएंगे कि दरअसल यूपीएससी हमसे चाहती क्या है। सवाल यह नहीं कि कोई कोचिंग इंस्टीट्यूट क्या चाहता है, सवाल यह नहीं कि मैं आपसे क्या चाहता हूं, सवाल यह भी नहीं है कि आपको लगे कि निबंध के बारे में या दूसरे पेपर्स के बारे में ऐसा उन्हें चाहना चाहिए। नॉट एट ऑल। हम तो यूपीएससी की परीक्षा दे रहे हैं ना, यूपीएससी परीक्षा ले रही है, तो सीधी सी बात है कि हमारे लिए जो इंपॉर्टेंट है वो ये है कि यूपीएससी क्या चाहती है। और यूपीएससी ने इसके बारे में अच्छे तरीके से, बहुत विस्तार के साथ बता भी रखे हैं। प्री के बारे में उसने अपने ढंग से निर्देश दे रखे हैं। मेंस के बारे में उसने अपेक्षाकृत काफी व्यापक रूप से निर्देश दे रखे हैं कि हम आपसे क्या चाहते हैं। इसी तरह से निबंध के बारे में भी उसने बता रखा है। बल्कि सच पूछिए तो निबंध के बारे में तो उसने यह भी बताया हुआ है कि आपको निबंध लिखना कैसे चाहिए और किस तरह के निबंधों के लिए ज्यादा मार्क्स दिए जाएंगे। अब आप बताइए कि इससे ज्यादा यूपीएससी आपको क्या बताए। और इंटरव्यू के बारे में तो उसने बहुत ही विस्तार से एक एक पॉइंट के बारे में बताया है। बोर्ड कैसे बनता है, बोर्ड के उद्देश्य क्या होते हैं, बोर्ड यानी कि इंटरव्यू बोर्ड, कैसे आपकी मार्किंग की जाएगी, आपके अंदर कौन कौन से तथ्य देखे जाएंगे, इस तरीके से बताए हुए हैं। लेकिन मुझे नहीं मालूम कि आपको इस बात की जानकारी है या नहीं है। मुझे यह भी नहीं मालूम है कि जो कोचिंग इंस्टीट्यूट होते हैं वो आपको इसकी जानकारी देते हैं या नहीं देते हैं। लेकिन मैं एक बात जरूर जानता हूं कि हमारी जब 15 दिन की क्लासेस होती थी तो मैं बहुत विस्तार के साथ, बहुत विश्लेषण के साथ यूपीएससी के इन निर्देशों की व्याख्या करता था। और व्याख्या के आधार पर जो क्वेश्चन पूछता है यूपीएससी, उनको बताता था कि देखिए ये प्रश्न क्यों पूछा गया, इस तरीके से क्यों पूछा गया है। और जो हमारा ऑनलाइन कोर्स है, उस ऑनलाइन कोर्स में आप इमेजिन करेंगे कि शुरू के 50 घंटे तो सिर्फ इसी पर लेक्चर्स हैं कि आपको अपनी तैयारी करनी कैसे चाहिए। और फिर जब विषय पर आता हूं मैं कि हिस्ट्री, निबंध, ज्योग्राफी, तब फिर से लेक्चर्स हैं कि आप हिस्ट्री का क्या मतलब, आप हिस्ट्री को कैसे समझेंगे, ज्योग्राफी को कैसे समझेंगे, निबंध कैसे लिखेंगे, यूपीएससी प्री की तैयारी के लिए क्या कहता है, मेंस की तैयारी के लिए क्या कह रहा है, निबंध के लिए आपको किस तरह के निर्देश दे रहा है, इंटरव्यू में वो आपसे किस तरह की अपेक्षाएं करता है। ये सारी बातें मैंने अपने ऑनलाइन लेक्चर्स में बताई हुई हैं। और यदि आप मेरे ऑनलाइन स्टूडेंट होंगे तो डेफिनेटली फिर मुझे बताने की जरूरत नहीं है, आपको इन बातों का प्रमाण मिल चुका होगा। और मुझे लगता है कि किसी भी कोचिंग इंस्टीट्यूट का जो सबसे पहला जो कर्तव्य है वो यही है, रास्ता दिखाना, चलाना नहीं। चल तो आप खुद लेंगे अगर रास्ता ठीक ठाक रहा तो, क्योंकि गलत रास्ता सही जगह पे नहीं पहुंचा सकता। रास्ता अगर सही है तो आसपास तो पहुंच ही जाएंगे ना, भले ही आप खुद ही चलें। तो दोस्तों, मैं निबंध के बारे में शुरुआत इस तथ्य से करना चाह रहा हूं
कि यूपीएससी क्या चाहती है, हमसे क्या एक्सपेक्ट करती है यूपीएससी, राइट। और देखिए कितने खूबसूरत शब्दों में, बहुत स्पष्ट शब्दों में यूपीएससी ने ये बात हम सबको बताई है। मैं यहां आप लोगों की सुविधा के लिए हिंदी और इंग्लिश दोनों में ही पढ़ रहा हूं। शुरुआत में करना चाहूंगा हिंदी से। और ये जो शब्द हैं, याद रखिए मेरे शब्द नहीं है, ये यूपीएससी के द्वारा ही ट्रांसलेटेड शब्द हैं, क्योंकि शब्दों का अपना महत्व होता है, उनके अपने अर्थ होते हैं। ट्रांसलेशन मैंने नहीं किया है ना। यूपीएससी ने ही जिस तरह की हिंदी हम लोगों को उपलब्ध करा दी है, उसे मैं आपके सामने परोस रहा हूं, बस दैट्स ऑल। इसमें मेरा अपना रोल इस सिवाय इसके कहीं कुछ नहीं है कि आवाज मेरी है। शब्द यूपीएससी के हैं, विचार यूपीएससी के हैं, अपेक्षाएं यूपीएससी की है, जरूरत आपको है। तो देखिए यूपीएससी क्या कहता है। उम्मीदवारों को एक विनिर्दिष्ट विषय पर निबंध लिखना होगा। मैं व्याख्या बाद में करूंगा, पहले हम यूपीएससी के शब्दों को देख लेते हैं, सुन लेते हैं, पढ़ लेते हैं। उम्मीदवारों को एक विनिर्दिष्ट विषय पर निबंध लिखना होगा। विषयों के विकल्प दिए जाएंगे। उनसे आशा की जाती है कि वे अपने विचारों को निबंध के विषय के निकट रखते हुए क्रमबद्ध करें तथा संक्षेप में लिखें। प्रभावशाली एवं सटीक अभिव्यक्तियों के लिए श्रेय दिया जाएगा। बस दैट्स ऑल। छोटा सा लग रहा होगा आपको। आप सोच रहे होंगे कि 1000-1200 का यार निबंध लिखना होता है और यूपीएससी ने थोड़े से शब्दों में से निपटा दिया है। नहीं, ये गागर में सागर है। यूपीएससी ने इसमें सब कुछ कह दिया है। आप निबंध से संबंधित अगर कोई भी प्रश्न पूछेंगे ना, अगर मुझसे पूछें, तो मैं उस प्रश्न का उत्तर केवल यूपीएससी के इस निर्देश के आधार पर दे सकता हूं, छूटा कुछ भी नहीं है। अब ये बात अलग है कि हम उस तरीके से इसका इस्तेमाल कर पाते हैं या नहीं कर पाते हैं। आइए अब इंग्लिश में देख लेते हैं कि इंग्लिश में यूपीएससी के शब्द क्या हैं। कैंडिडेट विल बी रिक्वायर्ड टू राइट एन एसे ऑन ए स्पेसिफिक टॉपिक। द चॉइस ऑफ सब्जेक्ट्स will be given. They will be expected to keep closely to the subject of the essay, to arrange their ideas in orderly fashion and write concisely. Credit will be given for effective and exact expression. आखिरी में क्या कह दिया कि आपको नंबर कैसे ज्यादा मिलेंगे, यही दिया है ना कि सटीक अभिव्यक्तियों के लिए श्रेय दिया जाएगा। अब उन्होंने श्रेय दे दिया है, हिंदी में कर दिया है। अदरवाइज क्या है, क्रेडिट विल बी गिवन, आपको उसका कुछ ना कुछ लाभ मिलेगा, क्रेडिट दिया जाएगा। कब? तब यदि आपका जो एक्सप्रेशन है, यानी कि आपकी जो अभिव्यक्ति है, वो बहुत प्रभावशाली होगी और बहुत एग्जैक्ट होगी। एग्जैक्ट होगी कहने का मतलब है इधर उधर की बात आप नहीं करेंगे, बिल्कुल वही बात करेंगे जो की जानी चाहिए, जो ऐसे की डिमांड है। तो आइए इसे अब अपन थोड़ा सा देख लेते हैं। उम्मीदवारों को एक निर्दिष्ट विषय पर निबंध लिखना होगा। विषय दिए जो हुए होंगे उसमें से निबंध लिखना होगा। विषयों के विकल्प दिए जाएंगे। आप जानते हैं कि जो निबंध का पेपर आपका आता है 2 भागों में रहता है, ए और बी। ए में 4 निबंध होते हैं और बी में 4 निबंध होते हैं। ए से आपको 1 निबंध लिखना होता है और बी से आपको 1 निबंध लिखना होता है। पेपर 250 नंबर का होता है, यानी कि एक निबंध 125 नंबर का होता है, जिसे आपको 1000 से 1200 शब्दों के बीच में लिखना होता है। ठीक है, तो समझ में आ गया। विषयों के विकल्प दिए जाएंगे, बता दिया उन्होंने। अब देखिए कि उनसे आशा की जाती है कि उनसे, ये उनसे कौन है? आप ही हैं जो निबंध लिख रहे हैं, वो तो आप ही है ना। तो आपसे क्या आशा की जा रही है? उनसे आशा की जाती है कि वे, अब ध्यान दीजिएगा, ध्यान देना इसलिए जरूरी है कि मेरे आगे के लेक्चर्स इन्हीं के आधार पर होंगे। जब मैं आपके साथ मिलकर निबंध लिखूंगा, लिखेंगे, आपको मजा आएगा, देखिएगा ना आप। जब हम निबंधों को समझने की कोशिश करेंगे, तब ये वाक्य आपको याद आएंगे और आपको लगेगा कि नहीं, हम बिल्कुल एग्जैक्ट उसी तरीके से निबंध के बारे में पढ़ रहे हैं, समझने की कोशिश कर रहे हैं। अपने विचारों को निबंध के विषय के निकट रखते हुए। निबंधों का जो सबसे बड़ा खतरा होता है दोस्तों, वो ये होता है कि हम भटक जाते हैं। हम शब्दों को पकड़ लेते हैं
और उस शब्द को इस तरीके से पकड़ते हैं कि पकड़ते पकड़ते और कहीं के कहीं पहुंच जाते हैं, विषय छूट जाता है। कैसे भटकते हैं हम आगे चल करके देखेंगे। अपने विचारों को निबंध के विषय के निकट रखते हुए, यानी कि कह रहा है कि विषय से भटकिए मत, क्रमबद्ध करें। और ऐसा नहीं है कि बेतरतीब ढंग से लिखते चले गए, मतलब ऊपर के विचार नीचे के विचार, या कह लीजिए ऊपर के पैरा का कोई संबंध नीचे के पैरा से नहीं है, नीचे के पैरा का कोई संबंध उसके नीचे के पैरा का नहीं है। जब जो मन में आया, जो दिमाग में आया उसको लिख दिया, फिर कुछ लिखने लगे। नहीं, उन्हें क्रमबद्ध करें, सिस्टमटाइज करें, सिस्टमेटिक तरीके से बातें आनी चाहिए। मतलब एक ही विषय पर कुछ उल्टा सीधा बोलने लगे, आगे का पीछे, पीछे का आगे, बीच का अंत में, अंत का शुरू में बोलने लगे, तो आप कहेंगे ये पगला तो नहीं गया, ये क्या बोल रहा है, कुछ समझ में ही नहीं आ रहा है। वो बोल विषय पर ही रहा है, उसी विषय पर बोल रहा है, लेकिन उसमें क्रमबद्धता नहीं है। ये कल्पना करके देखिए कि आप एक फिल्म देख रहे हैं, फिल्म का एक ही टाइटल है, उसके छोटे छोटे हिस्सों को काट करके और एक रैंडम तरीके से जमा दिया जाए, आगे का पीछे, पीछे का आगे, तो कहानी बन पाएगी क्या? नहीं बन पाएगी। आप कहेंगे भैया ये क्या हो रहा है, जरा सिस्टमेटिक तरीके से स्टोरी बताओ। बस वही है, हाँ ये वही कह रहा है, क्योंकि वो जानते हैं कि निबंध लिखते समय लोग भटकते रहते हैं, जो मन में आया वो लिख दिया, बस इतना जानते हैं कि जो मैं लिख रहा हूं उसका संबंध निबंध से तो कहीं ना कहीं है, तो क्रमबद्ध नहीं करते। तो कह रहे हैं कि क्रमबद्ध करें और संक्षेप में लिखें। यह नहीं कि बहुत बढ़ा चढ़ा करके लिखते चले जा रहे हैं, एक ही बात को 10-10 तरीके से लिखते चले जा रहे हैं, तो भी संक्षेप में नहीं हुआ। संक्षेप का मतलब ये नहीं है कि आपने थोड़ा सा लिख दिया, बस एक ही बात को अगर आप बार बार दोहरा रहे हैं, अलग अलग उदाहरणों से, अलग अलग वाक्यों से, अलग अलग तरीकों से, तो वो भी संक्षेप में नहीं हुआ। संक्षेप में लिखें, इसीलिए कह रहा है कि संक्षेप में लिखें, इन्फ्लेशन से बचें, प्रभावशाली एवं सटीक अभिव्यक्तियों के लिए श्रेय दिया जाएगा। ये भाषा के ऊपर वो कह रहे हैं कि आपकी लैंग्वेज कैसी हो, लैंग्वेज ऐसी हो जो इफेक्टिव हो, जिसमें लालित्य हो, सटीक अभिव्यक्तियां, अभिव्यक्ति जो है वो सटीक हो, ये नहीं कि जो शब्द ध्यान में आया आप उसका प्रयोग कर दे रहे हैं। मतलब जो भाषा है वो बेहतर होनी चाहिए, भाषा ऐसे होनी चाहिए जैसे नदी में पानी बहता है। आपके निबंध को जब पढ़ा जाए तो ऐसा लगे जैसे कि कुछ प्रवाह में तैर रहे हैं, मजा आ रहा है पढ़ने में, सुनने में, देखने में, ताकि परीक्षक आपके साथ बहने लगे। और अगर परीक्षक आपके साथ बहने लगेगा तो आपको बिना नंबर दिए वो कैसे रह सकेगा, सवाल ही नहीं पैदा होता। तो ये जो प्रभावशाली एवं सटीक अभिव्यक्तियां हैं, ये लैंग्वेज से संबंधित है कि आपकी भाषा कैसी हो। और जो ऊपर के पॉइंट हैं, विचारों को निबंध के निकट रखें, क्रमबद्ध करें और संक्षेप में लिखें, ये उसके स्ट्रक्चर की बात कर रहा है। स्ट्रक्चर, आपके निबंध का स्ट्रक्चर कैसा होना चाहिए, यानी कि उसकी बनावट कैसी होनी चाहिए, और नीचे जो बात कही गई है वो है उसकी बुनावट कैसी होनी चाहिए, उसकी भाषा कैसी होनी चाहिए। भाषा में लालित्य होना चाहिए, भाषा में झनकार होनी चाहिए, भाषा पढ़ने के बाद आनंददायी होनी चाहिए। अरे यार मजा आ गया, क्या बात कही है, बस निबंध हो गया। तो दोस्तों ये है यूपीएससी के निर्देश जो उसने साफ तौर पर दिए हैं। और मैं आपको बताना चाहूंगा कि जब परीक्षक कॉपी जांचने के लिए आता है, यूनिवर्सिटी वगैरह में भी यही होता है, क्योंकि यूनिवर्सिटी में तो मैंने काफ़ी कॉपियां जांची हैं, तो बाकायदे यूनिवर्सिटी या यूपीएससी परीक्षकों को जो अपने निर्देश होते हैं वो देता है कि देखिए ये हमारे निर्देश हैं, इन निर्देशों के आधार पर आपको मूल्यांकन करना है। आप ये मत समझिएगा कि अरे यूपीएससी है ठीक है परीक्षक अपने ढंग से जांचेंगे, नहीं, इस बारे में उनको बाकायदे संस्थान के निर्देशों का पालन करना पड़ता है। तो दोस्तों इस विषय पर बस इतना ही, और इसी के साथ ही आज के इस डेली ऑडियो लेक्चर को यहीं समाप्त करता हूं। नमस्कार।